क्या अब हमारे देश में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना आपकी नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है? अगर आपकी नागरिकता ही सवालों के घेरे में है तो आपका वोट, आपका अधिकार, आपकी पहचान और आपका भविष्य सब कुछ खतरे में है। आज पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या हम भारतीय हैं या नहीं हैं। दोस्तों, पूरे देश में एसआईआर का दूसरा फेज स्टार्ट हो गया है और अब आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना ही काफ़ी नहीं है। अब आपका रिकॉर्ड, आपकी पहचान और आपके दस्तावेज सब कुछ खंगाले जाएंगे। सरकार का दावा है कि इनसे फर्जी वोटर्स तो हट जाएंगे और क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। दोस्तों, पहले फेज में जिन लोगों के नाम एसआईआर की लिस्ट में शामिल नहीं हुआ था उनको हमने आपको बताया था कि कौन कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, या जिन जिन को भी नोटिस मिला हुआ है या जिन जिन का भी एसआईआर की लिस्ट में नाम शामिल नहीं हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे और कौन कौन से दस्तावेज मान्य हैं और कौन कौन से दस्तावेज अमान्य हैं। लेकिन दोस्तों, आज लाखों लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जिन लोगों के पास कोई कागजात नहीं है, क्या वे हमारे देश के नागरिक नहीं है, क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? गरीब मजदूर या फिर आदिवासी या फिर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग, क्या उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, या फिर नागरिकता का अधिकार अब अधिकार नहीं बल्कि एक परीक्षा बनता जा रहा है? दोस्तों, जिन जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू है उनमें अभी तक लगभग 6.5 करोड़ लोगों के नाम कट गए हैं। अब जिनमें ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोगों की तो मृत्यु हो गई है, कुछ ने स्थानांतरण कर दिया, कुछ दूसरी जगह पर जाकर बस गए, साथ ही कुछ फर्जी वोटर्स भी हैं, किसी की 2-2 3-3 फर्जी आईडी भी है। आखिर ये फर्जी आईडी बनवाई किसने? अगर जिन लोगों के नाम नहीं आए इन सब के बावजूद भी उन लोगों को नागरिकता साबित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। मतलब ये साफ है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है अब उनको नागरिकता साबित करनी होगी और उसके लिए बहुत सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। अब दोस्तों, जैसे जिन जिन राज्यों में नाम कटे हैं उनमें सबसे ज्यादा नाम कटे हैं यूपी में, लगभग 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। इसके बाद जैसे तमिलनाडु में 97.37 लाख लोगों के नाम कटे हैं, गुजरात में 73.73 लाख लोगों के नाम कटे हैं, पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख लोगों के नाम कटे हैं, मध्य प्रदेश में 42.74 लाख, राजस्थान में 42 लाख, छत्तीसगढ़ में 27.34 लाख, केरल में 24 लाख, अंडमान और निकोबार में लगभग 64,000 लोगों के नाम कटे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जो जो चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जो जो वहां पर बड़ी दिक्कतें सामने आती जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, कभी फेंसिंग को लेकर, और ममता बनर्जी सरकार इसमें घिरी हुई है क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि जहां पर भी इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे देश में वहां पर फेंसिंग का काम चल रहा है, तारबंदी का काम चल रहा है, और लगभग सभी राज्यों में तारबंदी का काम पूरा हो चुका है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने तारबंदी का काम पूरा होने ही नहीं दिया। इसकी वजह साफ थी कि क्योंकि बांग्लादेश से जो भी अवैध प्रवासी या जो भी शरणार्थी हमारे देश में घुसकर आ रहे थे, जो हमारे देश के नागरिक नहीं थे, बांग्लादेशी थे या रोहिंग्या थे, उनको क्या कर रहा था बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको शरण दे रखी थी। वो पश्चिम बंगाल सरकार के क्या थे, वोट बैंक थे, ममता बनर्जी सरकार के वोट बैंक थे। अब उनको दिक्कत ये होती कि अगर फेंसिंग का काम वहाँ पर पूरा हो जाता तो वो यहाँ पर आ नहीं पाते और वो इनका वोट बैंक बन नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्होंने क्या नहीं करने दिया, पश्चिम बंगाल में फेंसिंग का काम बॉर्डर पे पूरा नहीं होने दिया। दोस्तों, दूसरा ईडी के द्वारा उनके घरों और उनके ऑफिसों पर छापे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि ममता बनर्जी कुछ फाइलें लेकर, जो सीक्रेट फाइलें थी उनको लेकर जाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही एसआईआर को लेकर उनका जो विरोध था, उन्होंने कहा था कि एसआईआर गलत है, इससे क्या होगा, लाखों जो वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। इससे दिक्कत किसको थी? इससे इनके वोट बैंक को दिक्कत थी, क्योंकि इनका वोट बैंक कम होता जा रहा था। जो अवैध बांग्लादेशी थे, जिनके फर्जी आईडी बने हुए थे, जिनके फर्जी 2-2 3-3 वोटर आईडी बने हुए थे, जो इनके वोट बैंक थे, वो क्या कर रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या है वो यूपी, बिहार और बंगाल में बसे हुए थे, वो लगातार अब हजारों की संख्या में खा जा रहे हैं, अपने देश लौट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एसआईआर की लिस्ट में नाम नहीं आया तो बाकी के जो बच गए उनको नागरिकता साबित करनी होगी। अगर आपकी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जो दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा और आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आप किसी लायक नहीं रहेंगे, आप हमारे देश के नागरिक नहीं रहेंगे। इसकी वजह से अब जो जो बंगाल में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ममता सरकार की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगर दोस्तों आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है और साथ ही आपके पास ऐसा कोई भी कागजात नहीं है जिसकी वजह से क्या कर सकते हो, आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हो, तो दोस्तों आपको नागरिकता साबित करनी होगी। और हमारे देश में नागरिकता किस आधार से प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिससे हम हमारे देश की नागरिकता ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें हमारे संविधान की, तो हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की हुई है और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता किस आधार पर प्राप्त
की जा सकती है। और हम चर्चा करेंगे कि 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके आधार पर हम किस आधार पर नागरिकता ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो नागरिकता मिलती है वो किस आधार पर मिलती है, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। इसके आधार पर नागरिकता उन लोगों को दी जाती है जो संविधान बनने के बाद जिनके माता पिता भारतीय हो और जिनका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। बच्चों का जन्म कहाँ पर हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। मतलब जिनके माता पिता क्या हो, भारतीय हो। तो हम सबको किस आधार पर नागरिकता मिली है, हम सभी को जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है, क्योंकि हमारा जन्म यही हुआ है, हमारा माता पिता भी यहीं के हैं। अब जिन लोगों का जन्म हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है उसको क्या है, दूसरा क्या है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर दूसरी नागरिकता प्राप्त करने की शर्त क्या है, वंश के आधार पर। मतलब जिनका जन्म हमारे देश में नहीं हुआ हो, जिनका जन्म कहां हुआ हो, दूसरे देश में हुआ हो, तो उनको क्या होगा, वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अब उनमें क्या शर्त है कि मान लो आपका जन्म कहां हुआ है, विदेश में हुआ है, तो उनमें क्या हुआ है कि एक तो या तो आपकी माता भारतीय हो या फिर आपका पिता भारतीय हो, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। कि ऐसा नहीं है कि माता पिता कोई भी भारतीय नहीं हो और आपका जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे अगर आपकी माता भारतीय हो और आपके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो, जैसे सानिया मिर्जा का अगर हम उदाहरण देखें तो माँ कहाँ की थी, भारत की थी सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा का पति शोएब मलिक था, पाकिस्तान का था, तो इनका बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, पाकिस्तान में हुआ। तो उनकी माता क्या है, उन सानिया मिर्जा के बच्चे की माँ, सानिया मिर्जा भारतीय है, तो सानिया मिर्जा के बच्चे को हमारे देश की नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि क्या हुआ कि यह विदेश में जन्मा था लेकिन इनकी माँ भारतीय है। दूसरा अगर पिता की बात करें हम, शिखर धवन। शिखर धवन का जो बच्चा है वो विदेश में जन्मा है लेकिन पिता भारतीय है, माँ कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो शिखर धवन के बच्चे को भी हमारे देश की नागरिकता दी जा सकती है। तो वंश के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, नागरिकता आपको दी जा सकती है। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर, अब पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है, जैसे कोई भी, जैसे राष्ट्रमंडल देशों को कोई भी नागरिक है, वो अगर हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 7 सालों तक हमारे देश में रहना होगा, तो उसके आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। उसने पंजीकरण कराया हुआ है कि मैं इस डेट से हमारे देश में रह रहा हूं, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको नागरिकता दी जा सकती है। तो दोस्तों 7 वर्षों तक उसे हमारे देश में रहना होगा, तो उसे क्या दी जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद चौथा हम देखें तो देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता हमारे देश में दी जाती है। जैसे कोई भी विदेशी नागरिक हो, इसमें तो क्या है, पंजीकरण के आधार पर राष्ट्रमंडल जो भी देश हैं उनके लोगों को ही नागरिकता दी जा सकती है, या जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, कि मतलब जो भी भारत के से विदेशों में जाकर बस गए, अब उनके बच्चे भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको नागरिकता दी जाती है। अब देशीकरण के आधार पर कैसे दी जा सकती है, जैसे कोई भी विदेशी है, चाहे कोई भी हो, अगर वो हमारे देश में 12 सालों तक रहता है, कितना है, 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक हमारे देश में रहता है, और साथ ही हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें क्या है, कोई भी एक भाषा का वह जानकार हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है। अंग्रेजी के अलावा जो भी 22 भाषा शामिल है उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान हो, हमारे संविधान के प्रति अच्छी निष्ठा रखता हो, मानवता का भाव रखता हो, हमारे देश के लिए अच्छा सोचता हो। जैसे किसको दी गई थी देशीकरण के आधार पर, मदर टेरेसा को, वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करती थी, तो उसको हमारे देश की नागरिकता दी गई थी। तो देशीकरण के आधार पर भी किसी भी विदेशी को हमारे देश की नागरिकता दी जा सकती है। और पांचवा क्या है इसमें, पांचवा है अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि के आधार पर किस तरीके से नागरिकता दी जा सकती है, जैसे कोई भी किसी दूसरे देश को अगर हम हमारे देश में मिलाते हैं तो उनके लोगों को तो नागरिकता देनी पड़ेगी, तो उनके लोगों को नागरिकता देने के लिए अर्जित भूमि के आधार पर यह व्यवस्था की गई है। जैसे सिक्किम को जब 1975 में हमारे देश में मिलाया गया था तो सिक्किम के रहने वाले लोगों को तो नागरिकता देनी पड़ेगी, तो उनके लोगों को नागरिकता दी गई थी, किस आधार पर दी गई थी, अर्जित भूमि के आधार पर उनको दी गई थी। अब दोस्तों ये तो हो गई 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था हमारा 1955 का।
उसके आधार पर नागरिकता दी जाती थी। तो उसके आधार पर यह बताया गया था कि इस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। अब दोस्तों उसके बाद जैसे सीएए लागू किया गया 2019 में, क्या किया गया 2019 में सीएए लागू किया गया। इसमें क्या कहा गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी प्रताड़ित लोग थे, जो धर्म के आधार पर, जो भी अल्पसंख्यक थे, जो विदेशों से हमारे देश में आए थे, जैसे मुसलमानों को छोड़कर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, जो भी बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से हमारे देश में आए थे, तो उन लोगों को भी नागरिकता दी गई थी। किनके आधार पर दी गई थी, इन सीएए के तहत दी गई थी। मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्मों को जो भी थे, जो विदेशों में अल्पसंख्यक हैं, उनको नागरिकता दी गई, या 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में आ गए थे। अब उनके लिए जो 12 वर्ष की जो दिक्कत थी या 7 वर्ष की थी, उनको भी घटाकर कितना कर दिया गया, उनको भी घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया कि आप अगर 5 साल से हमारे देश में रह रहे हो 2014 के बाद 2019 तक 5 साल हो गई, इन 5 साल से अगर हमारे देश में है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो सीएए में ये कहा गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया था। इसके बाद जैसे आसाम में एक और लागू किया गया एनआरसी। एनआरसी में क्या था कि जैसे 1971 जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, उससे पहले जो भी लोग थे जो किस आधार पर आए थे, धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर हमारे देश में आए थे, तो उनको क्या की जानी थी, उनको नागरिकता दी जानी थी। 1971 से पहले जो हमारे देश में आए थे, उसमें क्या था कि 30 डॉक्यूमेंट बताए गए थे। 30 डॉक्यूमेंट बताए गए थे कि इनमें से आपके पास कोई भी अगर एक है तो आपको वो दिखाना होगा और आपको हमारे देश की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद 1971 के बाद जैसे युद्ध हुआ और बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे देश में शरणार्थी के रूप में घुसकर आ गए, जब युद्ध हुआ था उस टाइम तो उसके बाद जो भी आए उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, उनको डिटेंशन सेंटर या फिर उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। तो एनआरसी में क्या लिखा गया था, एनआरसी में एक तरीके से रजिस्टर है जो आसाम के मूल लोगों के लिए रखा गया था, आसाम के मूल निवासियों के लिए रखा गया था कि मूल निवासियों का नाम इसमें लिखे जाएंगे, और साथ ही 1971 से पहले जो भी लोग थे उनके नाम तो लिख लिए जाएंगे, क्योंकि वो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर आए थे, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद वालों को क्या किया जाएगा, भगा दिया जाएगा कि ऐसा कुछ भी आपके साथ भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों यह थी हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करने की मुख्य शर्तें, जिस आधार पर आप हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया वोट बैंक की राजनीति है या एक तरीके से सही है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।